महाराष्ट्र चुनाव को लेकर ऐसा लगता है जैसे कि वोटर जबरदस्त तरीके से असमंजस में है। चारों पार्टियों के बीच में सीटों का संग्राम ऐसा मचा हुआ है कि क्या कहा जाए। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अपने अपने अहम की लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस और एनसीपी आपस में गुत्थम गुत्था करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस आपसी झगड़े में वोटर इतना परेशान है कि क्या कहा जाए, क्योंकि वोटर तय नहीं कर पा रहा कि आखिरकार उसे किस गठबंधन के साथ जाना है, कौन है जो महाराष्ट्र का अगला खवैया बन सकता है। बीजेपी मोदी लहर पर सवार है। लोकसभा चुनाव में मिली जीत का खुमार पार्टी पर पूरी तरह छाया हुआ है। शायद बीजेपी नेताओं को लगता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना की बराबरी करने का इससे अच्छा मौका उन्हें दोबारा नहीं मिल सकता है, लिहाजा पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं। तो शिवसेना के लिए सीटों का यह संग्राम उसकी सांप की लड़ाई बन चुका है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अतीत में किए एहसान याद दिला रही है, तो साथ ही साथ दबे लफ्जों में चेतावनी भी दे रही है कि बीजेपी अपने कदम वापस खींच ले। लेकिन शिवसेना को यह भी लगता है कि गठबंधन में टूट हुई तो कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाना मुश्किल हो जाएगा। कलह तो कांग्रेस और एनसीपी के कुनबे में भी मची है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी हार ने एनसीपी के हौसले बुलंद कर दिए हैं। एनसीपी 15 सालों से कांग्रेस के साथ है, लेकिन अब एनसीपी नेताओं को यह डर भी सता रहा है कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर कहीं उसे भी सत्ता विरोधी लहर की कीमत न चुकानी पड़ जाए। मिला जुलाकर सत्ता संघर्ष जारी है। सबको अपनी अपनी फिक्र है, लेकिन दलों की चिंता से वोटर गायब है। उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सियासत की सांप सीढ़ी को वो बेहद ध्यान से देख रही है और समझ भी रही है। मुंबई से सोनू कन्नौजिया के साथ टीम न्यूज नेशन। सीटों की ऐसी बंदरबाट मची हुई है कि किसी को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कहां क्या कहता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बीजेपी और शिवसेना कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। कभी गेंद शिवसेना के पाले में जाती है तो कभी बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेलती है। बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के सामने 130 140 का फॉर्मूला दे चुके हैं, लेकिन शिवसेना इसको लेकर तैयार नहीं है। आलम यह है कि पिछले 10 दिनों में यह जो फुटबॉल का खेल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में या फिर कांग्रेस और एनसीपी के बीच में, ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि दरअसल कौन सा नेता क्या कहता दिखाई देता है और किस पार्टी का क्या स्टैंड है। देखिए जरा। अलायंस है, गठबंधन है, वो रहेगा। हम चाहते गठबंधन रहे। सीट शेयरिंग की जो बात है, बातें रुकी है कुछ समय के लिए, लेकिन हम निराश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की युति ये बहुत पुरानी है, 25 सालों की है और वो आगे चलनी चाहिए, ऐसे भाजपा की मानसिकता है। और युति अगर टिकानी है तो कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं होता है। जब तक टिके तब तक चर्चा चलती रहती है। एक 10 दिवसापूर्वी ज्या वेळेला सुरुवात झाली तेव्हा माझ्याकडे जो प्रस्ताव आला, त्यांचे ते ओपी माथुर आले राजस्थानवरून, गुजरातचे ते आणि देवेंद्र फडणवीस आले आणि सांगितलं आम्हाला निर्णय हुआ है 135. म्हटलं नाही, हे संभव नाही। म्हटलं माझाही पक्ष वाढलेला आहे, तुमचा पक्ष वाढला, मी नाकारत नाही, पण केवळ माझ्याकडे जास्त जागा आहेत म्हणून मी तुम्हाला द्यायला पाहिजे, पण महाराजा जास्त जागा पाहिजे त्या कोण देणार आहे, त्या कोण देणार? आणि म्हणून मी म्हटलं खेचाखेची करू नका, कृपा करा, समोर सगळी सुवर्ण संधी दिसते आहे, आता ती लाथाडू नका, हे पाप करू नका तुम्ही। सच है कि हमने कल पूरी तौर पर 288 सीटों पर विमर्श किया, और वैसी स्थिति में जब हमने 288 सीटों पर विमर्श किया, हम फिर भी चाहेंगे कि आज वार्ता हो और जो सम्मानजनक स्थान की बात हम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो निश्चित रूप से हम उस पर आगे बढ़ना चाहेंगे। बातचीत का यह दौर कांग्रेस और एनसीपी में भी उसी तरीके से चल रहा है। बयानों के तीर कांग्रेस और एनसीपी के बीच में भी वैसे ही चल रहे जैसे बीजेपी और शिवसेना। लोकसभा चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस के मुकाबले दोगुनी सीट जीती, तो अब वो उसकी कीमत वसूलना चाहती है। एनसीपी ने कांग्रेस के सामने 144 सीटों की मांग रख दी है, लेकिन कांग्रेस 2009 की तर्ज पर 114 सीटों से एक भी सीट ज्यादा नहीं देना चाहती एनसीपी को। अजीत पवार, जो कि शरद पवार के नेफ्यू हैं, उन्होंने कहा है कि वो खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब तमाम जगह हर कोई खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहता है। देखिए क्या हो रहा है। पार्टी से हमारा यही अनुरोध है कि अगले 1-2 दिनों में अगर हमने इस बारे में पूर्णता नहीं की
तो निश्चित आगे आने वाले चुनाव की पूरी प्रक्रिया में हम इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं, अभी तो हमारे पास ऐसी कोई सी डेडलाइन वो आई नहीं है। हम तो मिलजुल के चलना यही हमारा इरादा है और वही कोशिश में हम लगे हुए हैं। 2004 में जो हमारी परिस्थिति थी सीटों की, जो 124 जगह हमारे पास पहले भी थी, उन जगह के बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो हमारी थी ही। लेकिन जो दूसरी मांग हमने पिछले कई महीनों से कांग्रेस पक्ष के सामने हमने रखी थी, उस पर हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी योग्य विचार करे। चर्चा हो रही है, अलग अलग स्तर पे हो रही चर्चा चालू आहे। आम्ही आमची प्रक्रिया उमेदवार निवडायची प्रक्रिया आम्ही पूर्ण करतोय। महाराष्ट्र की इस रणभूमि में सभी पार्टियों के पास ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरने की एक होड़ लगी हुई है और उसकी वजह भी है। उनके फैसले पर जनता की मुहर लगाना अभी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है। उत्साहित इसलिए नहीं है कि कांग्रेस और एनसीपी के कुनबे में घमासान मचा हुआ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस घमासान में कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस के भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर शरण लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि की जगह बीजेपी शरणम गच्छामि होता दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में। लोकसभा चुनाव से पूर्व कई दिग्गज नेता अपनी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ हो लिए। अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का तांता लगा है। एनसीपी से डॉक्टर विजय कुमार गावित, बबन राव पाचपुते, किशन काठोरे, संजय सावकोरे, तो एमएनएस से राम कदम और अनिल चौहान, जबकि कांग्रेस से सदाशिव सपकाल, शिवाजी कामले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी का हाथ थामने वाले इन नेताओं में विजय गावित और संजय सावकोरे को कांग्रेस एनसीपी सरकार। चुनाव से पहले नेताओं का दल बदलना नई बात नहीं है, लेकिन सूत्रों की माने तो बीजेपी को यह लगता है कि इन नेताओं ने विधानसभा चुनाव में कमल खिलने का अंदाजा लगा लिया है, इसलिए बीजेपी के साथ आना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के नेता गदगद हैं और उन्हें अपनी जीत का भरोसा भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ दिखता है। टीम न्यूज नेशन। बीजेपी हो, शिवसेना हो या फिर कांग्रेस या एनसीपी, सीटों पर संग्राम के पीछे सभी पार्टियों की नजर सिर्फ एक मुद्दे पर है। हर कोई अर्जुन की तरह आंख देख रहा है और वो आंख है मछली की, यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी। आइए आपको दिखाएं किस तरीके से तमाम पार्टियां आज मुद्दों की सियासत करती नहीं दिखाई दे रही। 12 सालों में किसानों की आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र में जितने आते गए, उसने महाराष्ट्र को किसानों की आत्महत्या के मामले में नंबर 1 बना दिया है। 2013 में महाराष्ट्र में 3146 किसानों ने अपनी जान दे दी, लेकिन सूबे की सरकार न तो इसकी सुध लेने को तैयार है और न कोई राजनीतिक दल इसके बारे में बात करने को तैयार है। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के आरोपों में रोजाना 4 कर्मचारी गिरफ्तार किया जाता है। जी हां, 4 कर्मचारी रोज भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले पर किसी भी नेता का कोई भी कारगर बयान आता हुआ नहीं दिखाई देता। ना तो कोई आदर्श घोटाले की बात करता है, ना कोई इरिगेशन स्कैम की बात करता है, ना कोई तमाम उन घोटालों की बात करता है जिसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र में आज एकदम ऐसा लगता है जैसे कि लूट ली गई है सरकार। इसके बावजूद स्थिति कितनी गंभीर है आप देख सकते हैं। आइए एक और बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने में भी यह नहीं आया होगा कि जिस मेहमान को इतनी खातिरदारी और आवभगत के साथ उन्होंने दिल्ली में घुमाया, उन्होंने अहमदाबाद में घुमाया और वहां पर अहमदाबाद की संस्कृति से परिचित किया, वो मेहमान आज खुद उनके घर में घुसकर सेंध मारने को तैयार है। हम बात कर रहे हैं चीन के राष्ट्रपति की। चीन का भारतीय दौरा खत्म हो चुका है। इसके बावजूद जिस तरीके से राष्ट्रपति ने यहां आश्वासन दिया कि सीमा विवाद को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा, ऐसा कुछ भी होता नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि इसके ठीक उलट अभी तक सीमा पर चीन के कैंप नहीं लगे थे, लेकिन अब लद्दाख के कई क्षेत्रों में चीन के फौजियों ने कैंप लगा लिए हैं। अब इसके बाद मोदी सरकार क्या जवाब देगी? मैंने सीमा पर जो घटनाएं हुई हैं उस पर चिंता प्रकट की है और कहा है कि इन्हें सुलझाना आवश्यक है। घुड़की दी, समझाया बुझाया, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। लद्दाख के चुमार में भारत और चीन की सेनाएं फिर आमने सामने हैं। देर रात 100 चीनी सैनिक चुमार में घुस आए और वहां अपना तंबू गाड़ दिया, जिसके बाद भारतीय सेना को भी सख्त रुख अपनाना पड़ा। चीन की हरकतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है।
और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर भी थोड़े और सख्त हैं। चीन की घुसपैठ के बाद भारत ने भी अपनी 15वीं बटालियन को हाई अलर्ट कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि चीन के जवानों को सामरिक रूप से अहम चौकी पॉइंट 30R के पास भी देखा गया। पॉइंट 30R चौकी से ही भारत को चीन की सीमा में भीतर तक नजर रखने में मदद मिलती है। खबरें तो ऐसी भी आई हैं कि चीन हेलीकॉप्टर के जरिए अपने सैनिकों के लिए खाने पीने के पैकेट तक गिराते हुए देखे गए हैं। जाहिर है ऐसा है तो बगैर चीनी सरकार की मंजूरी के मुमकिन नहीं है। चीन की हरकतें जारी हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी परेशान हैं, क्योंकि एक ओर जहां उन्हें देश की जनता से किए वायदों की फिक्र है, तो वहीं दूसरी ओर इस विवाद से खुद को इंटरनेशनल लीडर के तौर पर पेश करने की पीएम मोदी की कोशिशों को भी झटका लग सकता है। टीम न्यूज नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के घुसपैठ पर कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू अभी भी इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि लद्दाख के क्षेत्र में चीन कहां तक घुसकर बैठा है और कहां लगे हैं टेंट। रिजिजू साहब, ऐसा लगता है कि आप टेलीविजन नहीं देखते। दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार अब प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही है। आखिरकार नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की कम खिंचाई नहीं की थी। सुमार में बढ़ता जा रहा है और वहाँ पर वहाँ कैंप भी अभी रिपोर्ट मंगाएंगे। कल का रिपोर्ट है, अभी देखते हैं। कल का रिपोर्ट में तो नहीं आया। खबरें आई हैं कि कैंप भी लगा रहे हैं, इसको कितनी संजीदगी से कितने से देखता है। देखिए, वो जमीन बहुत कठिन जगह है, वहाँ एग्जैक्टली कौन सा स्पॉट में क्या लगा है इसका रिपोर्ट देना पड़ता है। हम ऐसे प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। कि जब चाइनीज राष्ट्रपति यहाँ हैं, उनके नाक के नीचे जब ये सब चीजें हो रही हैं, ये फोटो आ रही हैं, ये बड़े अच्छी शब्द आ रहे हैं, वार्तालाप हो रहे हैं, तो इतने सारे गंभीर इंकर्जन, इन्फिल्ट्रेशन और वारदातें हो रही हैं। और 21 सितंबर को तो कमाल हो गया, 100 चाइनीज ट्रूप्स 7-10 टेंट्स के साथ। नवरात्र में नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर निकल रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी उपवास रखेंगे। आप चौंकिए मत, ये उपवास वो हर साल रखा करते हैं, क्योंकि नवरात्र के समय वो बिल्कुल खाना नहीं खाते, किसी भी तरीके का अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। आमतौर पर नरेंद्र मोदी नवरात्र के समय सिर्फ नींबू पानी पर अपना काम चलाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, अमेरिका पहुंचने के बाद नींबू पानी से काम तो चलेगा नहीं। राजकीय भोज के दौरान किस तरह की तैयारी होगी, आइए आपको दिखाते हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की जोर शोर से चर्चा हो रही है। उनके स्वागत की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। व्हाइट हाउस में उनके स्वागत को लेकर लंबा चौड़ा मेन्यू भी तैयार किया गया। लेकिन मोदी अमेरिकी जायकों का लुत्फ नहीं उठाएंगे। मोदी की अमेरिका यात्रा नवरात्रों के दौरान हो रही है और देवी भक्त मोदी पूरी यात्रा के दौरान उपवास पर रहेंगे। एक अंग्रेजी अखबार ने पीएमओ अधिकारियों के हवाले से खबर दी है। पीएमओ के अधिकारियों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी बीते 4 दशक से नवरात्र का व्रत रख रहे हैं और इस साल भी रखेंगे। वो अमेरिका दौरे के दौरान नींबू पानी या विटामिन वाटर लेंगे। हमने पिछली बार देखा था जब चुनाव अपने पीक पे था, चुनाव अपने पूरे जोश में था, उस समय आदरणीय नरेंद्र मोदी सुबह से लेकर शाम तक चुनाव प्रचार में लगे रहते थे और फिर भी उन्होंने नवरात्र का व्रत रखा था। तो स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से उन्होंने आरंभ से लेके नवरात्र का व्रत रखा है, वो अब भी रख रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। मोदी की यात्रा की तैयारियों में जुटे अधिकारियों के मुताबिक इस बात का खास ध्यान दिया जा रहा है कि पीएम के कार्यकाल की रूपरेखा ज्यादा थकाऊ नहीं हो। कई शहरों से मोदी को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिल रहा है, लेकिन पीएम के उपवास की वजह से सोच समझकर कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका जाकर नरेंद्र मोदी भारत के लिए लेकर क्या आएंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत पहुंचे, $20 बिलियन का वायदा किया उन्होंने कि यहां पर निवेश करेंगे। कुछ खास आता दिखाई नहीं दे रहा। जापान से $35 बिलियन के निवेश की बात सामने आई है, लेकिन क्या होगा, कब होगा, कोई जानता नहीं है। क्या अमेरिका से भी कुछ आएगा या बस हाथ मलते आ जाएंगे हम लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले ही पूरा अमेरिका नमो नमो करने लगा है। जॉन कैरी से लेकर ओबामा तक सभी नमो जाप करने लगे हैं। स्टेट गेस्ट नहीं होने के बावजूद व्हाइट हाउस में मोदी के लिए डिनर का इंतजाम किया जा रहा है, तो मेडिसन स्क्वायर से उनके भाषण की तैयारी की जा रही है।
मेडिसन स्क्वायर पर जॉन कैनेडी ने 1962 में अपना ऐतिहासिक बर्थडे सेलिब्रेशन मनाया तो 1936 में रूजवेल्ट ने यहां से अपना आखिरी भाषण दिया। अब मोदी इसी मेडिसन स्क्वायर से दुनिया को हिंदुस्तान का दम दिखाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी जो चाहते हैं वो हासिल कर पाएंगे। भारत और अमेरिका की जरूरतें अलग अलग हैं। अमेरिका हिंदुस्तान को एक बाजार के तौर पर देखता है और हम अमेरिका में अपना सहयोगी तलाशते हैं। अमेरिका जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकियों के ऑन अराइवल वीजा को भी काफी तरजीह दे रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका भी हमें ये रुतबा देगा? अमेरिका बस ब्रिटेन के नागरिकों को ही ऑन अराइवल वीजा देता है और दूसरी ओर ये चिंता भी जायज है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके कैसे नतीजे सामने आ सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि रिचर्ड कोलमन हेडली, जिसने मुंबई में 26/11 की आतंकी वारदात के लिए रेकी की है, और वो अमेरिका का ही रहने वाला है। फिर अमेरिका से पीएम मोदी आखिर क्या सौगात लाएंगे? टीम न्यूज नेशन। गरबा को लेकर मचा हुआ है घमासान। कभी समुदाय की ओर से तो कभी किसी और समुदाय की ओर से बयान तीर की तरह छोड़े जा रहे हैं और सियासत इस हंगामे पर कुछ और ही करती दिखाई दे रही है। न सिर्फ दिमागों को बांटा जा रहा है बल्कि दिल को भी। गरबे को लेकर मची गदर अब एक कदम और आगे बढ़ चुकी है। 2011 में नरेंद्र मोदी को टोपी पहनाने से चर्चा में आए इमाम मेहंदी हसन ने गरबे में जाने वालों की तुलना राक्षसों से की है। शराब खाने हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के डांस कर रही हैं। वो गोपीय नृत्य नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, नास्तिक है। उसमें सब राक्षसों का होगा आना, देव देवी नहीं है वो। अगर वो तुम्हें सबूत करना है तो धर्म के नीति नियम से हो तो धार्मिक त्योहार है। ये तो राक्षसों का त्योहार मनाते हो, तो उसमें कोई भी आया मुसलमान। खबर के मुताबिक मेहंदी ने न केवल गरबा बल्कि लव जिहाद के मसले पर भी विवादास्पद प्रतिक्रिया दी है। मेहंदी हसन ने कहा कि लोग कहते हैं कि 4.5 लाख हिंदू लड़कियों को मुस्लिम युवा अपनी ओर रिझा रहे हैं। कुछ दूसरे कहते हैं कि मुस्लिम युवकों की गरबा में एंट्री बैन होनी चाहिए। क्या धार्मिक त्योहारों को लेकर इस तरह की भावनाएं जाहिर करना उचित है? नेशन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज नेशन।